इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और ये जो है आपकी प्रतिदिन क्लास होंगे इसके। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास करने वाले हैं, ये पर डे हम लोग इसके बारे में क्लास को देखेंगे। और तो शुरू करते हैं। अभी तो क्लास 10 का वीडियो बनाऊंगा, अभी क्लास 10 के बारे में हम लोग देखेंगे। और क्लास 10 में क्लास 10 में क्लास 10th के लिए सबसे पहले मैं साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, आप लोग जानते हैं 3 सब्जेक्ट कौन कौन। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स को। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट सब्जेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, मतलब विद्युत धारा। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर को एक एक करके अच्छे तरीके से आपको समझा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। आप लोग बस बने रहिए इसी चैनल पर। तो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आपके या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हम लोग चैप्टर समाप्त होने के बाद में देख लेंगे, लेकिन चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चैप्टर समझते हैं पहले, और फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप याद हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले विद्युत धारा को समझते हैं, और विद्युत धारा चैप्टर को समझने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल जो भी हम लोग यंत्र यूज करते हैं, जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो किससे चलते हैं? जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, या घर का एसी हो गया, उसके बाद कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब किससे चलता है? ये सभी बिजली से चलता है। आप कहेंगे बिजली से चलता है, तो यह सभी बिजली से चलते हैं। आखिरकार बिजली में ऐसा क्या होता है जिससे चलते हैं? तो ये सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले अब हम लोग बिजली में ऐसा क्या होता है जिससे कि विद्युत मतलब जिससे कि वो फैन, एसी, टीवी, फ्रिज ये सभी चलता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पदार्थ के संरचना के बारे में जानना होगा। पदार्थ किससे बने हैं? पदार्थ बने हैं परमाणुओं से बने हैं। किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं।
किससे बने हैं पदार्थ? परमाणुओं से होते हैं, मतलब बहुत परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ बनता है। और परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, आप भी जानते हैं परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। और परमाणु कैसा होता है? परमाणु होता है गोलीय होता है। तो यह है परमाणु के 3 मौलिक कण। बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बीच में क्या होता है? मतलब 3 मौलिक कणों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं कक्षा में, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। नाभिक में होता है, इसको बोलते हैं नाभिक, नाभिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कक्षा। इसको बोलते हैं कक्षा, इसको नाभिक बोलते हैं और इसको कक्षा बोलते हैं। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होता है नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेश होता है इस पर। अब आवेश के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आवेश जैसे, चलिए सबसे पहले चार्ज ही जान लेते हैं। चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। और चार्ज होता क्या है? पहले चार्ज होने से किसी वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाता है। चार्ज जिस वस्तु में होगा, वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाता है। किसी वस्तु में चार्ज होने से क्या होता है? उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाता है। तो ये जो चार्ज है, चार्ज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन के कारण होता है, और निगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? बहुत आसान है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम टू सेम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? वो होता है कूलम। सिंबल होता है बड़ा सी। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये चार्ज के बारे में आप जान जाइए। फिर परमाणु जो होता है 3 मौलिक कणों से बना होता है। धन आवेशित प्रोटॉन, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में होता है बराबर। तो इस कारण से यदि इसमें होगा बराबर, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन रहता है। लेकिन अब ये पहले बात समझना है, बड़ा सी होता है, बड़ा सी, ऐसे बड़ा सी होता है। तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है तो पदार्थ भी उदासीन हो जाता है। तो पदार्थ के उदासीन होने का क्या कारण है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। आपसे आवेश के बारे में भी पूछा जा सकता है, याद रखें, आप ज़रूर याद रखें आवेश के बारे में। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इस बात को समझना होगा। फिर पदार्थ जो है, पदार्थ विद्युतः उदासीन क्यों होता है, ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पदार्थ के उदासीन होने का कारण है, इसके उदासीन होने के कारण है, उदासीन होने का कारण है कि परमाणु में धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन्स की संख्या निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के जिससे परमाणु उदासीन अतः क्या हो जाएगा, पदार्थ भी उदासीन हो जाता है। तो ये आपका रीजन बना। अब मान लीजिए, जैसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि कोई ए तत्व है, ठीक है, इसमें अगर प्रोटॉन 12 गो होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी, मतलब प्रोटॉन 12 गो होगा तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, और दोनों का कुल नेट चार्ज देखा जाए तो हो गया 0, तो ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी उदासीन हो गया। यानी कि किसी भी वस्तु में धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः पदार्थ उदासीन हो जाता है। तो उदासीन होने का कारण देख लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पदार्थ में यह संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, पदार्थ में यह संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है, तो घर्षण के कारण, गर्म करने के कारण, या प्रेरण के कारण, मतलब उसको यदि प्रेरित, उसको बार बार मतलब आसपास ले जाइएगा, तो प्रेरण के कारण भी क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। जैसे
कांच मतलब आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है, आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है। किस प्रकार का संतुलन? मतलब धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, यह संतुलन बिगड़ जाता है। पदार्थ में आवेशों का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बिगड़ने का कारण क्या है? बिगड़ने का कारण क्या है? तो घर्षण, प्रेरण, मतलब गर्म कर देना, ये सभी जो कारण हैं, इसके कारण आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है। और बिगड़ने से क्या होगा कि किसी मतलब दो वस्तुओं के यदि घर्षण कीजिएगा, जैसे कि दो वस्तुओं को यदि घर्षित कीजिएगा, कांच का छड़ और सिल्क, तो कांच के छड़ और सिल्क को जब घर्षित कीजिएगा, एक दूसरे को जब रगड़िएगा, तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक कांच का छड़ है, ठीक, कांच का छड़ है, और यदि आप इसको दोनों को घर्षित किए तो इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर गिर जाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर गिर जाएंगे। इस कारण से यह जो होगा, अब इसमें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या शुरू में थी बराबर, लेकिन घर्षण करने के बाद में, घर्षित करने के बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कांच का छड़, कांच का छड़, और ये हो गया सिल्क। तो इसको घर्षित करने के बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, लेकिन घर्षित करने के बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर चला गया। इस कारण से क्या हो गया, सिल्क पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो किसकी संख्या ज़्यादा हो गई है, प्रोटॉन की, यानी कि अब प्लस वाला चार्ज इस पर आ गया है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, कौन सा आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो ये हो गया निगेटिव चार्ज हो गया इस पर। तो हम इस पर इसी तरह से, जैसे कि एबोनाइट की छड़ और ऊन को जब रगड़ेंगे तो ऊन से एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो एबोनाइट का छड़ जो होता है ऋण आवेशित और ऊन धन आवेशित हो जाता है। अब ऊन धन ही आवेशित क्यों होता है, ये उसका प्रॉपर्टी है, ये इसका कोई रीजन नहीं है, तो ये समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों होता है, लेकिन ये इसका प्रॉपर्टी है कि कांच का छड़ जो होता है हमेशा क्या होगा, वो धन आवेशित होगा। तो इस प्रकार से ये चला गया। और देखिए फिर जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धन आवेशित और ग्रहण करने से ऋण आवेशित, मतलब ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, त्याग होता है। तो जो वस्तु त्यागती है उस पर धन आवेशित और जो वस्तु ग्रहण करती है उस पर हो जाता है ऋण आवेशित। तो मुख्य दो बात है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से पर वस्तु क्या बन जाता है, वस्तु पॉजिटिव हो जाता है, वस्तु बन जाता है धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से
ऋण आवेशित हो जाता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो दो आवेशों के बारे में आप लोग देख लिए। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धन आवेशित और ग्रहण करने से ऋण आवेशित वस्तु हो जाता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है तो ऋण आवेशित, और त्यागा है तो धन आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग किसी वस्तु के धन आवेशित या ऋण आवेशित होने का कारण भी समझ लिए। अब जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? हम लोग देखे हैं इससे पहले, कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो क्या हो रहा है, तो दूसरा वस्तु ग्रहण कर रहा है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का क्षय नहीं हुआ, आवेश का नाश नहीं हुआ है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चला गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवेश का जो है, आवेश हमेशा संरक्षित है। आवेश का ना तो नाश हो सकता है, आवेश का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही नाश, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। आवेश का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश। आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश का केवल ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, बस। अब चलिए अब समझते हैं चालक और विद्युत रोधी। ठीक है, क्या समझते हैं? अभी हम लोग देख लिए हैं आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कैसे बना? तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से। ऋण आवेश कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। तो इस प्रकार से अब जो है वो हम लोग देखेंगे चालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर यानी कि चालक, गाड़ी का चालक नहीं, ये है विद्युत का चालक। यानी कि जो विद्युत का सुचालक जो है, यानी कि जो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है, उसे चालक कहते हैं। जिससे होकर आवेश एक स्थान से, जिससे होकर आवेश प्रवाहित हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। जैसे, कैसे? जैसे लोहा, एल्युमिनियम,
तांबा, चांदी, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है। मनुष्य का शरीर, हरा पौधा, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, मतलब ये सभी जो हैं विद्युत के सुचालक हैं। ध्यान रखना है, अशुद्ध जल जो है विद्युत का सुचालक है। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। उसी प्रकार से मतलब ये चालक इसलिए हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करते हैं। ठीक है। अब है इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी। कुचालक, उसको बोलते हैं सुचालक, यानी कि जिससे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो सके, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। अच्छा, आपसे पूछा जाए, अच्छा चलिए, कांच, मिट्टी,